नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच में मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज का आज का हमारा वीडियो 8वां वीडियो है। अगर आपने बाकी 7 वीडियो में से कोई भी वीडियो मिस किया है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि छूट की पेशकश 30% है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हमारे पास जो क्रय मूल्य है वह है 100 रुपए। तो अंकित मूल्य जैसे कि दिया है क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो अंकित मूल्य जो है वो हो जाएगा हमारे पास 130 रुपए। 130 रुपए अंकित मूल्य आ गया है और दिया है छूट की पेशकश जो कि 30% है, ये अंकित मूल्य पे होगी। तो छूट जो दी हुई है वो दिया है 130 पे ये 30%, तो ये -30% लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्काउंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो लिखते हैं हम यहाँ पे विक्रय मूल्य जो आएगा ये आ जाएगा हमारे पास, इस पे से माइनस के 39 रुपए माइनस करेंगे तो 39 रुपए माइनस करने पे ये आएगा हमारे पास 91 रुपए। मतलब कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो वो वस्तु हमको बेची जाती है 91 रुपए पे। तो यहाँ पे आ गया 9 रुपए की हानि या फिर 9% की हानि। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 64 छोटी गोलाकार गेंदों को मिलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है। तो एक छोटी गोलाकार गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं गोलाकार गेंद जो छोटी वाली है उनकी त्रिज्या r है और यहाँ पे दिया हुआ है बड़ी वाली त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसको बोल देते हैं ये r1 बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमको ज्ञात करना है कि ये r का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 64 जो छोटी छोटी गेंदे हैं उनका आयतन जो कि होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होना चाहिए इस बड़ी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद के आयतन के बराबर। तो यह आ जाएगा 4/3 पाई और r1 क्यूब लिखते हैं यहाँ पे। तो यह आ जाएगा कि 64 गुणा 4/3 पाई और ये आर क्यूब बराबर 4/3 पाई और यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कट जाएगा और ये बचेगा कि आर क्यूब बराबर 6 क्यूब बटे 64। तो 6 क्यूब बटे 64 को लिख सकते हैं 6/4 का क्यूब। तो आर क्यूब बराबर आ गया 6/4 का क्यूब। तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 6/4 और इसको सिंप्लीफाई कर दे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो आर का मान आ गया 3/2 या फिर 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर है जो कि दिया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है c बराबर 13 और d बराबर 15 है तो c माइनस डी होल स्क्वायर प्लस c प्लस डी होल स्क्वायर बटे c गुना d बाई 3 का मान क्या है। तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd अपॉन c इंटू डी बटे 3। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2cd और 2cd कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन cd और बटे 3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये आ गया हमारे पास 6/cd इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे c और d का मान रखते हैं तो c और d का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/13 गुना 15 और c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो यहाँ से काट देते हैं पहले 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये आ गया हमारे पास 2/65 और यहाँ से आ जाएगा ये कि जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 और 6 और 2 8 और 1 9 और 2 और 1 3। तो ये आ गया हमारे पास 2 गुना 394/65 और इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 9 दूनी 18 3 दूनी 6 और 1 7। तो 788/65 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है सेम ने 398 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग कार से और कुछ भाग बाइक से 8 घंटों में तय किया। कार की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाइक की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसने बाइक से कुल कितनी दूरी तय की है। मान लेते हैं उसने जो कुछ भाग जो बाइक से तय किया है वो 22 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो कार से तय किया गया भाग हो जाएगा वो हो जाएगा 398 माइनस 22 किलोमीटर। तो लिखते हैं जैसा कि दिया है कि कुल जो समय है वो दिया हुआ है 8 घंटे है, मतलब कि
जो कार द्वारा किया गया समय प्लस बाइक द्वारा तय किया गया समय वो है 8 घंटे के बराबर। तो यहाँ पे समय बराबर होता है कुल दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी जो है यहाँ पे दी गई है कि कार के लिए है 398 माइनस वाई। 398 माइनस वाई बटे चाल करेंगे तो कार के लिए दिया है 48 प्लस वाई बटे 52 बराबर 8 के होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कि 48 को तोड़ के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 और 52 हो जाएगा 13 चौके 52। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 गुना 12 गुना 13। तो एलसीएम आया 12 गुना 4 गुना 13। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13 गुना 398 माइनस वाई प्लस 12 गुना वाई बराबर 8। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास कि 13 वाई माइनस का और प्लस 13 गुना 398 प्लस 12 वाई बराबर 8 गुना 12 गुना 4 गुना 13। हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास 13 गुना 398 माइनस 8 गुना 12 गुना 4 गुना 13 बराबर वाई। यहाँ पे ये माइनस वाई बचेगा जो कि राइट हैंड साइड जाके प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 कॉमन ले लेते हैं तो 398 माइनस तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 और 32 दूनी 64 4 6 और 32 से कम 32 32 और 6 38 384। तो y बराबर आ गया हमारे पास 13 गुना 398 माइनस 384 करेंगे तो ये आएगा 8 और 6 14 14 आ गया। जब 13 गुना 14 करेंगे तो आएगा 13 चौके 52 2 और यहां से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 13 एकम 13 और 5 18 182 किलोमीटर। तो 182 किलोमीटर दूरी है जो कि उसने बाइक से तय की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कुंवरपाल ने अपने 60,000 रुपए के वेतन को अपने पुत्र और पुत्री के बीच 10% और 5% के ब्याज पर 4 वर्ष और 2 वर्ष के लिए दिया। मतलब कि पुत्र को जो दिया वो 10% ब्याज पे 4 वर्ष के दिए और पुत्री को दिया है वो 5% ब्याज पे 2 वर्ष के लिए। तो उसमें पूछा है यदि उस राशि को उसने अपने पुत्र और पुत्री से समान साधारण ब्याज प्राप्त होगा तो पुत्र और पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है पुत्र और पुत्री को कितना कितना दिया था कि उसको जो 4 वर्ष और 2 वर्ष के बाद में जो राशि मिलती है वो समान मिलती है। तो मान लेते हैं उसने अपने पुत्र को जो राशि दी है वो ए दी है और पुत्री को राशि दी है बी। और जैसा कि दिया है कि पुत्र को दिया है 10% पे 4 वर्ष के लिए, मतलब कि पुत्र के लिए जो टोटल जो ब्याज दर हो जाएगी वो 40% हो जाएगी क्योंकि 1 साल के लिए 10% है तो 4 साल के लिए टोटल 40% हो जाएगी। और पुत्री को जो दिया है वो 5% पे दिया है और 2 वर्ष के लिए दिया है तो यहाँ से कुल जो ब्याज दर हो जाएगी यहाँ पे पुत्री के लिए हो जाएगी 10%। तो हम कह सकते हैं ए का 40% और बी का 10% दोनों बराबर है जो कि ब्याज हो जाएगा। तो लिखते हैं कि ए का 40% ये बराबर है बी के 10% के। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a गुना 40/100 और b गुना 10/100। यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आया a बटे b बराबर 1/4। यहाँ से आ गया है इनकी दोनों की राशि जो है 1 और 4 का अनुपात, मतलब कि अगर कुल राशि 5 है इनके अकॉर्डिंग, परंतु क्वेश्चन में दिया है ये कुल राशि जो है ये 60,000 रुपए है। तो ये 5 भाग जो है इसका मान है 60,000 के बराबर। एक भाग या एक इकाई का मान हो जाएगा 12,000। तो 60,000 में जब 5 का भाग देंगे तो 12,000 आ जाएगा। और जैसा कि पूछा है इसमें कि पुत्र और पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे लिखा है कि ए जो है उसका हिस्सा है 1, तो 1 का बराबर हो जाएगा ये ए बराबर हो जाएगा 1 इकाई के जो कि हो जाएगा 12,000 रुपए। और पुत्री का हिस्सा जो है वो बी है जो कि 4 इकाई के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 गुना 12,000 करेंगे तो 12 चौके 48,000। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,000 और 48,000 जो कि दिया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विभिन्न छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है 102, 104, 87, 97, 109, 117, 119, 99, 101, 103 और 93 है। तो सभी छात्रों की ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम इनको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से सबसे छोटी है 87, फिर उसके बाद में है 93, फिर है नेक्स्ट 97, 97 के बाद में यहाँ पे दिया है 101, 101 के बाद में 102, फिर 103, 103 के बाद में 104 है, 104 के बाद में दिया हुआ हमको 109 और 109 के बाद में दिया है
17 और 117 के बाद में दिया है 119। एक बार काउंट करते हैं पूरे आए कि नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, और यहाँ पे 4 और 4 8 और 2 10, कोई एक रह गया है। देखते हैं फिर से कि 87 आ गया है, 102 आ गया है, 104 आ गया है, 87 आ गया है, और 97 आ गया है, 109 भी आ गया, 117 आ गया, 119 आ गया, 99 नहीं आया, तो 99 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया है 87 93 97 99 101 102 103 104 109 117 119। तो यहाँ पे जैसा कि पूछा है माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका होती है जो सबसे बीच में आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के सबसे बीच में जो आएगी वो आएगी छठी संख्या। तो छठी संख्या देखते हैं कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा हमारे पास 102। तो 102 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 350 छात्रों के स्कूल में 50% छात्र विज्ञान में, 30% छात्र सामाजिक में उत्तीर्ण हुए और 20% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि विज्ञान और सामाजिक। जैसा कि दिया है विज्ञान में 50% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और सामाजिक में 30% और 20% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे जो विज्ञान के लिए मान लेते हैं ये है और सामाजिक के लिए यह है। ये जो 20% जो दिया है वह दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 20% यहाँ पे हो गए, और विज्ञान के लिए दिया है 50% है, तो यहाँ पे 50% करने के लिए यहाँ पे 30% बचेगा, 30 और 20 मिला के 50 हो गया। और सामाजिक में दिया हुआ है टोटल जो है 30% है, और 30 में से 20 तो यहाँ पे आ गया, तो ये 10% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो सिर्फ एक में उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं 40%, तो 40% तो ये हो गए, तो कम से कम एक में तो ये 40 है, परंतु मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो ये 20 और जोड़ते हैं, तो 20% छात्र और है। तो टोटल जो है हमको निकालना है 60%, किसका, 350 का, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या जो है वो थी 350। तो 350 का 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 35 गुणा 6 करने पे 6 पंजे 30 और 3 6 18 और 3 21। 210 छात्र जो है वो ऐसे हैं जो कि कम से कम एक विषय में जो है उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि 4 की पावर 3x प्लस 5 बराबर 16 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस 16 को भी 4 की घात के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3x प्लस 5 बराबर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है आधार समान हो गए हैं, तो ये घातें भी समान होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर 2। यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 2 माइनस 5, तो 3x बराबर आ गया है माइनस का 3, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 3/3 करने पे माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 इसका सही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है भोपाल और इंदौर के बीच की दूरी 1250 किलोमीटर है। दो बसें भोपाल और इंदौर से एक दूसरे की ओर जाती है, जो एक दूसरे से 10 घंटे बाद मिलती है। भोपाल से बस की गति ज्ञात कीजिए यदि भोपाल से बस की गति और इंदौर से बस की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लेते हैं भोपाल से जो बस की गति है ये VB है, और इंदौर से जो बस की गति है ये है VI। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसा कि दिया है पहली कंडीशन में दोनों बसें एक दूसरे की ओर जाती है, तो यहाँ पे दोनों की सापेक्ष चाल VR बराबर हो जाएगी VB प्लस VI। तो VB प्लस VI मतलब कि दोनों की चालों को जोड़ के इनकी सापेक्ष चाल प्राप्त की जा सकती है, जो कि एक दूसरे की ओर जा रही है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम कि कुल समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 घंटे, तो VR बराबर हो जाएगा हमारे पास कुल दूरी जो कि 1250 किलोमीटर है बटे समय। तो यहां से आ गया VR बराबर 125। तो जैसा कि VR जो था वो VB प्लस VI था, तो ये हो जाएगा VB प्लस VI बराबर 125। कह देते हैं ये समीकरण 1 है। और हमें दिया है भोपाल से बस की गति इंदौर से बस की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा VB माइनस VI बराबर 25। ये बोल देते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड और फर्स्ट दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB बराबर 25 और 125 मिला के 150 आ जाएगा। तो VB जो कि है भोपाल से बस की गति ये आ जाएगी 150 बटे 2, तो ये 2 से डिवाइड करने पे आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कि भोपाल से बस की गति जो है VB बराबर है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है यदि P अनुपात Q बराबर 3:2 है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अनुपात P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछा है,
तो यहाँ पे P और Q का मान जो है 3 और 2 ही रखा जा सकता है, और रखते हैं P बराबर 3 और Q बराबर 2। तो P बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13 अनुपात 9 में से जब 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 13 अनुपात 5, 13 अनुपात 5 जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 21, 32, 44, 52, 44, 52, 46, 42, x माइनस 5, 45 दिए गए आंकड़े समूह के लिए यदि बहुलक जो है वो 44 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जो होता है वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार आने वाला बहुलक होता है। तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार जो आया है वो 44 है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 44 एक बार आया, 44 दूसरी बार आया और तीसरी बार नहीं है। और बाकी और के लिए भी देखते हैं, तो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे 52 भी जो है 2 बार आ चुका है। तो 44 को 2 से ज्यादा बार आना पड़ेगा, मतलब कि ये वाली जो संख्या है ये भी 44 होनी चाहिए। तो लिखते हैं कि x माइनस 5 बराबर होनी चाहिए 44 के। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 44 प्लस 5, तो x बराबर आ गया हमारे पास 44 और 5 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49, 49 आ गया है जो कि दिया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि गोलार्ध का आयतन गोले के आयतन का 4 गुना है तो गोले और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं गोलार्ध के लिए जो त्रिज्या है वो r1 है और गोले के लिए जो त्रिज्या है वो r2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं कि गोलार्ध का जो आयतन है, गोलार्ध मतलब कि गोले का आधा भाग, इसके लिए आयतन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि हमने इसके लिए त्रिज्या मानी है r1। और दिया है कि ये जो आयतन है ये गोले के आयतन का 4 गुना है। तो हम इस गोले का आयतन लिखते हैं पहले कि 4/3 पाई r2 क्यूब, और ये 4 गुना है तो इसको गुना 4 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हमको ज्ञात करना है कि गोले और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि r2 अपॉन r1 बराबर क्या आएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से 2/3 पाई, यहाँ पे ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया r1 क्यूब बराबर 4 दूनी 8 और r2 क्यूब। तो r2 क्यूब बटे r1 क्यूब बराबर ये आ गया 1/8। तो हमको ज्ञात करना है r2 अपॉन r1, तो दोनों तरफ ले लेते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लेंगे तो घनमूल लेने पे आ जाएगा r2 अपॉन r1 बराबर 1/2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि दिया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपए है और हानि प्रतिशत का मान क्रय मूल्य के मान के समान है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हमारे पास वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो y रुपए है और विक्रय मूल्य जैसा कि दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 25 रुपए, और दिया हुआ है कि वस्तु को बेचने पे हानि हो जाती है, तो हानि का मान भी निकाल लेते हैं। हानि का मान हो जाएगा y माइनस 25 रुपए, y माइनस 25 रुपए हानि है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया है हानि प्रतिशत का मान क्रय मूल्य के समान है, तो लिखते हैं सबसे पहले कि हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हानि प्रतिशत जो है वो निकलेगी कुल हानि जो कि दिया है y माइनस 25 बटे क्रय मूल्य करेंगे तो ये y है गुणा 100, ये आ गया हमारे पास हानि प्रतिशत। और दिया है क्वेश्चन में हानि प्रतिशत का मान क्रय मूल्य के समान है, मतलब कि ये y के समान है, तो लिख देते हैं y बराबर हो जाना चाहिए y माइनस 25 बटे y गुणा 100। तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं कि y बटे 100, इस 100 को हमने इसमें डिवाइड कर दिया है, यह आ गया y माइनस 25 बटे y। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा y बटे 100 ऐसे कैसे, और y बटे y करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 25 बटे y। अब हम क्या करते हैं इनकी ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं और जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन से y बराबर 100 पुट करते हैं, तो 100 बटे 100 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 25 बटे 100, और तो यहां से आया ये 1/4, तो 1 माइनस 1/4 बराबर होता है 3/4, जो कि ये 1 के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब रखते हैं हम y बराबर 50, तो y बराबर 50 रखेंगे तो 50 बटे 100 हो गया, और 1 माइनस 25 बटे 50, तो यहाँ पे 50 दूनी 100, 1/2 आ गया इधर, तो और यहाँ पे आ जाएगा 25 एकम 25, 25 दूना 50, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस आधा करेंगे तो आधा आ जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/2 होता है, मतलब कि ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक बैग में 4 प्रकार के 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:4:5 के अनुपात में है। यदि 50 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की कुल राशि 400 रुपए है तो 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास 1 रुपए है, 50 पैसे है और 25 पैसे और 10 पैसे हैं।
तो इनके सिक्के जो है वो अनुपात दिया हुआ है 2:3:4:5। ये अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं ये 2 के है कुल सिक्के, ये 3 के है, ये 4 के है और ये 5 के है। और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की कुल राशि 400 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्के जो कि है 3 के और 10 पैसे के सिक्के जो कि है 5 के, इनको मिला के जो राशि बनेगी वो है 400 रुपए। तो हम लिखते हैं कि 3 के और 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50/100 कर देते हैं, रुपए में चेंज कर दिया, प्लस और 5 के 10 पैसे के सिक्के हैं तो 10/100 ये भी रुपए में चेंज कर दिए, ये मिला के हो जाने चाहिए 400 रुपए के। तो यहाँ से काटते हैं 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और यहाँ से ये जब काटेंगे तो ये कटेगा हमारे पास 10 बार, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 2 बार, तो k/2 यहाँ से आया और 3k/2 यहाँ से आया। तो 3k/2 प्लस k/2 बराबर 400 आ गया। तो यहाँ पे 3k/2 मतलब कि डेढ़ और आधा, डेढ़ और आधा मिलके 2 हो जाएगा, तो 2k बराबर आ गया हमारे पास 400। तो k बराबर आ जाएगा 200। k बराबर 200 आ गया है। तो अब हम याद करते हैं कि 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों की कुल राशि कितनी है। 1 रुपए के सिक्कों से कुल राशि बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास 2k, और 25 पैसों से बनने वाली राशि हो जाएगी 4k और गुणा 25/100। हमने रुपए में चेंज कर लिया है। तो यहाँ से ये 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से बन गया 2k प्लस k, तो ये हो जाएगा 3k, और k का मान जैसा कि हमने निकाला ये आया था हमारे पास 200। तो 3 गुणा 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपए। तो 600 रुपए जो बनेगी वो राशि बनेगी 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है x का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस x का 15% बराबर 29.9 है। तो हम लिखते हैं कि x प्लस x गुना 15/100 बराबर आ जाएगा 29.9। तो यहाँ पे 100 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 100x प्लस 15x बराबर 29.9। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 15x मिलके 115x बराबर 29.9 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2990 115x। तो x का मान जो आएगा वो आ जाएगा 2990/115। इसको काटते हैं हम 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 23 पंजे 115 होता है, 23 बार कट जाएगा, और 5 5 25, 4 9, 5 9 45, 4 0 40, 5 8 40। इसको फिर से काटते हैं तो इसको 23 से काटते हैं डायरेक्ट, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 2 बार कटेगा, और 46 के बाद में बचेगा यहाँ पे 138। तो 23 को 138 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। 23 से 138 होता है तो ये आ जाएगा 26। तो x का मान आया हमारे पास 26, जो कि दिया है ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट ये था हमारा मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज का 8वां भाग। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।